Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 10 of the chapter 5 Magnetism and Matter of class 12. The topics to be discussed in this part are retentivity, coercivity, hysteresis loop, electromagnets and permanent magnets. There are lot of topics which are important uh, for for the examination point of view as short questions. इस पार्ट में जो पाँचवें चैप्टर 12 क्लास का चुंबकत्व और द्रव्य का 10वां पार्ट है। इसमें मैं रिटेंटिविटी, धारणशीलता, कोर्सिविटी, निग्राहिता, हिस्टेरिसिस, शैथिल्य, हिस्टेरिसिस लूप, शैथिल्य लूप, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद्युत चुंबक एंड परमानेंट मैग्नेट्स अस्थायी चुंबक के बारे में जानकारी दूंगा। और ये सभी टॉपिक्स 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में इन सभी टॉपिक्स को पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेंटिविटी हिंदी में इसको धारणशीलता कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी का जब किसी मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच के साथ किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई किया जाता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड बी में मैग्नेटिक फील्ड एच के साथ वेरिएशन जो चेंज होगा उसमें एक कंप्लीट लूप या कर्व प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, जिसको हम बी एच कर्व या हिस्टेरिसिस लूप कहा जाता है इसे। और इस कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच के साथ चेंज को, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्लोज्ड कर्व ऑब्टेन होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए, इस क्लोज्ड कर्व को हम बी एच कर्व और हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व कहा जाता है। तो स्टार्ट में जब अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ है जहाँ पर यह माना जा सकता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म है वह जो है जीरो है एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्ट व्हेन एच इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी जीरो है। चुंबकीय तीव्रता एच का मान जब जीरो है, शून्य है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी शून्य है। उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है इस बी एच कर्व में, बी एच वक्र में ओ बिंदु से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एच का वैल्यू बढ़ाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, वैसे वैसे बी का मैग्नेटिक फील्ड का बी का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा और उसको रिप्रेजेंट किया गया है ओ ए कर्व से। ओ ए कर्व, ओ स्मॉल ए कर्व, ओ ए जो स्मॉल ए है यहाँ, तो ओ ए कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी का इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकीय तीव्रता एच का धनात्मक मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। अब इसके बाद ए पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू स्मॉल ए पॉइंट पर पहुंच गया किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिकोनल, एलॉय है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, टिकोनल एक मिश्र धातु है, एलॉय है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है, ये सब मटेरियल्स एग्जाम्पल्स हैं लौह चुंबकीय पदार्थ का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वह फील्ड है जो कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर देता है, चुंबकित कर देता है, तो उस फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। तो जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाएगा, चुंबकन क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उस स्थिति में एच का मान बढ़ाने पर, चुंबकीय तीव्रता एच का मान बढ़ाने पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का वैल्यू बढ़ाने पर बी का वैल्यू इंक्रीज करता है धीरे धीरे, जिसको कि ओ ए कर्व से हमने रिप्रेजेंट किया है। और एच का एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो अधिकतम मान होगा उसके लिए बी का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा, जो ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब इसके बाद एच का और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाने पर
बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, वह महत्तम मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन अटेंड कर लिया, महत्तम चुंबकन जो है वह अटेंड कर लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसलिए अब उसके बाद से एच का चुंबकीय तीव्रता, एच का मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच का वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ए पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो गया। अब जब एच का पॉजिटिव वैल्यू को घटाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी देखिए घटता है, लेकिन अब उस रास्ते पर नहीं, उस पाथ पर नहीं, वो ए पाथ जो कर्व पाथ था, वो ए पाथ जो कि एच के बढ़ने से एच का पॉजिटिव वैल्यू मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, चुंबकीय तीव्रता का धनात्मक मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बी, मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज किया था, पाथ ओ ए के लॉन्ग, ओ ए रास्ते पर, ओ ए कर्व से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब जब एच का मान घटा रहे हैं धीरे धीरे, तो बी भी घट रहा है, लेकिन उस रास्ते पर नहीं। इसका मतलब है कि एच का वैल्यू बढ़ा, जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाए हैं तो बी का वैल्यू बढ़ करके जब सैचुरेशन प्राप्त हुआ, महत्तम चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम हो गया, बी का मान महत्तम हो गया ए पॉइंट पर, तो उस सिचुएशन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ चुंबकत्व, कुछ मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लिया है, माने प्राप्त कर लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड को जब इंटेंसिटी को जब घटाएंगे, चुंबकीय तीव्रता एच का मान को घटाएंगे, तो चूंकि उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उस लौह चुंबकीय पदार्थ ने कुछ मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लिया है, इसलिए अब उस रास्ते पर वह नहीं घटेगा, डिक्रीज होगा। एच का मान घटाएंगे प्लस एच का मान अब घटाएंगे, एच मैक्सिमम हो गया ए पॉइंट पर, अब एच का मान और बढ़ाएंगे तो ए से ज़्यादा मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र का बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब एच का वैल्यू घटाएंगे तो अब जो है फिर बी का वैल्यू घट रहा है, लेकिन उस रास्ते पर नहीं, बल्कि अब ए बी, दूसरा कर्व, अब जो पाथ है कर्व का अब दूसरा हो गया, ए बी हो गया। इसका मतलब है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शुरू में जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ाए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर लिया है, और वह उसने, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने कुछ मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लिया। तो अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीज भी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी घटेगा, लेकिन उस रास्ते पर नहीं जिस रास्ते पर गया था, उस रास्ते पर बैक ओए रास्ते पर, ओए पाथ पर गया था, ए पर से मैक्सिमम हो गया। अब एओ पाथ पर वह नहीं रिट्रेस होगा, एओ पाथ पर वह रिट्रेस होकर बैक नहीं होगा, वापस नहीं लौटेगा, बल्कि ए बी पाथ से वापस लौटेगा, ए बी रास्ते से। तो एच का जब पॉजिटिव वैल्यू घटाएंगे धीरे धीरे तो बी का वैल्यू भी घटेगा, लेकिन दूसरा रास्ता ए बी कर्व से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी रास्ते से होकर, ए बी कर्व से होकर। और जब एच का वैल्यू घटा करके रिड्यूस करके जीरो कर दिया जाता है तो पर भी उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी का वैल्यू वह जीरो नहीं होता है, बल्कि बी पर आकर के रह गया। मतलब अगर ओए रास्ते से एच का वैल्यू बढ़ाने पर बी का वैल्यू बढ़ा था, अब एच का वैल्यू घटाने पर फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी रास्ते पर बैक होता, रिट्रेस होता, वापस लौटता बी का वैल्यू डिक्रीज होकर के, तो एच का वैल्यू जीरो होने पर बी का वैल्यू जीरो होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस लौह चुंबकीय पदार्थ ने जब एच का वैल्यू बढ़ाया गया है, चुंबकीय तीव्रता का मान पहले बढ़ाया गया है, तो महत्तम मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया है ए पॉइंट पर, तो वह चुंबकीय पदार्थ कुछ मैग्नेटाइज हो गया, वह जो है चुंबकीकृत हो गया। तो इस कारण से उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू घटाने पर भी बी का, मैग्नेटिक फील्ड का भी, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू घट तो रहा है, लेकिन उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर महत्तम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था उस रास्ते पर नहीं, बल्कि बगल से ए बी पाथ पर वापस लौट रहा है। तो जब एच का मान जीरो कर देंगे तो पर भी उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कोई रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बचा रह गया, तो उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। The residual magnetism of a ferromagnetic material even when magnetic field intensity H is equal to 0 is called retentivity। और रिटेंटिविटी को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच बी एच कर्व में हम ओ बी पार्ट से हम रिटेंटिविटी का मतलब हो गया धारणशीलता, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की धारणशीलता, तो रिटेंटिविटी हो गया ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व का रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या है, व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉट जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड बी रीचेज टू पॉइंट बी ऑफ द बी एच कर्व विच इज नॉट जीरो तो यहाँ होता, ऊपर वापस आता इस रास्ते से, एओ पार्ट से वापस लौटता, तब जीरो होता। तो द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इवन व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H becomes जीरो इज कॉल्ड
रिटेंटिविटी. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ रिटेंटिविटी. द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म बचा रह गया, जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ. रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल माने अवशिष्ट बचा हुआ, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म रिमेन्स इन ए फेरोमैटिक मटेरियल, जो जिसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है जिस पर, इन द फेरोमैटिक मटेरियल, इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एच. एग्जाम्पल इज आयरन, कोबाल्ट, निकल. लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण लोहा, कोबाल्ट, निकल. टिकोनल, जो एलॉय है, मिश्र धातु है, टिकोनल. टीन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम का बना हुआ. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म रिमेन्स और रिटेंस, जो रहा उसमें मौजूद, इन रिमेन्स और रिटेंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. द रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म रिटेंस in the ferromagnetic material when H becomes 0, magnetic intensity decrease to when magnetic intensity H, magnetic intensity, the value of magnetic intensity H, when magnetic intensity H reduces to 0, that is H is equal to 0, reduces to 0 value. H को का वैल्यू 0 कर दिया गया, डिक्रीज करके. इधर इंक्रीज किए हैं पॉजिटिव वैल्यू, अब इधर डिक्रीज करके 0 हो गया. तो ऊपर भी उस लौह चुंबकीय पदार्थ में, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ बी पॉइंट, मैंने कहने का मतलब है कुछ ओ बी रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बचा रह गया. तो जो अवशिष्ट चुंबकत्व तो बचा रह गया, चुंबकीय तीव्रता H का वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का वैल्यू 0 होने पर, तो उस रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म ओ बी को हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी. उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उस लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता कहा जाता है. रिटेंटिविटी को हिंदी में धारणशीलता. H reduces to 0 is called retentivity. Retentivity. This is the definition of retentivity. So retentivity, निग्राहिता, is the क्या है? is the residual magnetism, residual magnetism, अवशिष्ट चुंबकत्व है, residual magnetism attend remains or retains in the ferromagnetic material even when magnetic intensity H becomes 0. कैपिटल H का वैल्यू 0 होने पर भी जो मैग्नेटिज्म बचा रह गया, ओ बी, उसको हम क्या कहेंगे? ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ रिटेंटिविटी को. तो ओ बी यहाँ रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन बी एच कर्व ओ बी रिप्रेजेंट्स रिटेंटिविटी. इन बी एच कर्व में बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के साथ वेरिएशन को जिस कर्व से कंप्लीट क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको बी एच कर्व कहा जाता है. लास्ट में उसको डिफाइन भी करना है. इन बी एच कर्व ओ बी रिप्रेजेंट्स रिटेंटिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ओ बी रिप्रेजेंट्स, यही रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है रिटेंटिविटी को. ओ बी रिप्रेजेंट्स, बी एच कर्व में रिप्रेजेंट्स रिटेंटिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करना है कोर्सिविटी. अब देखिए, जब एच का वैल्यू हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू पहले बढ़ा करके मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तब जा करके बी का वैल्यू भी मैक्सिमम हो गया. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया और मैग्नेटाइज हो चुंबकीकृत हो गया, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया ए पॉइंट पर. उसके बाद एच का वैल्यू घटाए हैं धीरे धीरे, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो डिक्रीज किया है, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिस रास्ते से डिक्रीज किया था. वे रास्ते से नहीं हो करके, वे कर्व से नहीं बल्कि ए बी कर्व के लॉन्ग जो है डिक्रीज किया. एच का वैल्यू डिक्रीज करने पर बी का वैल्यू, और बी जब एच का वैल्यू 0 हो गया तो पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ बल्कि बी पर आकर के रुक गया. तो इसका मतलब है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को 0 कर देने के बाद भी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड
के स्ट्रेंथ को जीरो कर देने के बाद भी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो भी कर दिए तो पर भी उस मैग्नेटिक मटेरियल में, उस लौह चुंबकीय पदार्थ में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का चुंबकत्व तो शून्य नहीं हुआ, बल्कि बी पर आकर के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बचा रह गया। तो वह जो मैग्नेटिक बचा रह गया रेसिड्यूअल, ओ बी, उसको बी एच कर्व में ओ बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, धारणशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ का। इट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब उस लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता ओ बी है। जब एच का मान जीरो होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, बल्कि बी पर आकर के अटक गया, बी पर आकर रुक गया। नाउ कोर्सिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्सिविटी। कोर्सिविटी इज सेकेंड टॉपिक इज कोर्सिविटी, COERCITIVITY, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, और हिंदी में इसको निग्राहिता कहा जाता है। कोर्सिविटी इज कॉल्ड निग्राहिता। ये क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड बी को, अब तो मैग्नेटिक फील्ड एच का वैल्यू जीरो पर हम रिड्यूस करके कर दिए हैं। अब एच का निगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, इधर जो है अपोजिट डायरेक्शन में एच का वैल्यू अब इंक्रीज करेंगे, निगेटिव वैल्यू। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया है बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब एच का निगेटिव वैल्यू को, अब एच का वैल्यू चूंकि जीरो हो चुका है, इसलिए अब एच का लेफ्ट में मतलब निगेटिव वैल्यू को अब इंक्रीज करेंगे। अब निगेटिव वैल्यू एच का अप्लाई करेंगे फेरोमैग्नेटिक में स्पेसिमेन पर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नमूने पर, स्पेसिमेन पर। तो अब क्या होगा, जब एच का वैल्यू घट रहा है, अब एच का वैल्यू निगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है, इधर एच का निगेटिव वैल्यू अब बढ़ाएंगे। अभी तो एच जीरो हो गया, अब निगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे एच का। तो इफ द निगेटिव वैल्यू ऑफ एच इज इंक्रीज्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेज along द पाथ BC, along द कर्व BC कर्व के along मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कब, जब एच का निगेटिव वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर पॉजिटिव फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब देखिए इस BC कर्व के लॉन्ग डिक्रीज हो रहा है। और देखिए जब एच का एक पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू के लिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू के लिए सी पॉइंट पर आ गया, मतलब जो ये सी पॉइंट माने सी पॉइंट अचीव हुआ, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया वैल्यू, बी का वैल्यू जीरो हो गया। एच का वैल्यू जब सी पॉइंट पर आ गया तो कहने का मतलब है बी जो है अब घट करके किस पॉइंट पर आ गया, सी पर आ गया। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो कहने का मतलब दैट वैल्यू ऑफ निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र का जिस ऋणात्मक मान के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऋणात्मक मान बढ़ाने पर जिस ऋणात्मक मान के लिए उस लौह चुंबकीय पदार्थ की का चुंबकीय क्षेत्र बी का मान शून्य हो जाए, सी पर आ गया बी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पहले बी का वैल्यू यहाँ पर था, स्मॉल बी पर था। जब एच का वैल्यू जीरो था तो बी का वैल्यू स्मॉल बी पर था। अब एच का वैल्यू निगेटिव वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, निगेटिव वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, तो बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू घट रहा है। और घट करके कहाँ आ गया, घट करके एच का एक पार्टिकुलर निगेटिव मान को बढ़ाते गए। तो निगेटिव एच का मैग्नेटिक इंटेंसिटी का निगेटिव वैल्यू को बढ़ाने पर एक पार्टिकुलर वैल्यू निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के लिए सी पर आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वह सी पर माने वह जीरो हो गया, सी पर आ गया। सी पर पहुंच जाने का माने ये कर्व सी पर पहुंच गया, इसका मतलब सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ ओ के कॉरस्पॉन्डिंग, सी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ पर जीरो है, धीरे धीरे बी का वैल्यू ऊपर बढ़ेगा, नीचे की ओर घटेगा। तो सी पॉइंट पर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड घट करके जीरो हो गया। तो जिस निगेटिव वैल्यू पर, पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो हो गया, उस पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू मैग्नेटिक इंटेंसिटी के निगेटिव वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोर्सिविटी। दैट पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स जीरो ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब चुंबकीय तीव्रता के जिस ऋणात्मक मान के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का मान शून्य हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लौह चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं, कोर्सिविटी, निग्राहिता कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बी एच कर्व में ओसी रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओसी रिप्रेजेंट्स कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Now we have to define coercivity. That, as I have mentioned, that negative value of the magnetizing field H or magnetic intensity H, for which magnetic field B becomes zero, reduces to zero, and
and the curve reaches to point C along path BC is called retentivity of that ferromatic material. जिस खास निगेटिव वैल्यू का मान के लिए, H का मान के लिए, चुंबकीय तीव्रता के जिस ऋणात्मक मान के लिए, निगेटिव मान के लिए, ऋणात्मक मान के लिए मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस निगेटिव फील्ड को, उस निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे? उस निगेटिव जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का निगेटिव वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोर्सिविटी कहेंगे. दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल फॉर विच, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर विच the value of magnetic field becomes 0, reduces to 0. That is, the ferromatic material completely demagnetized, is completely demagnetized for that particular value of negative magnetizing field or magnetic intensity. The ferromatic material completely demagnetized, पूर्णतः अचुंबकित हो जाता है. चुंबकीय क्षेत्र B0 होने का मतलब है टोटली डीमैग्नेटाइज, मतलब पूर्णतः अचुंबकित हो जाता है. तो चुंबकीय तीव्रता H का जिस ऋणात्मक मान के लिए निगेटिव वैल्यू के लिए निगेटिव वैल्यू बढ़ाए हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H का, तो मैग्नेटिक फील्ड घटा है, रिड्यूस हुआ है, घटा है किस पाथ पर? BC पाथ के लॉन्ग. और C पर आकर के जब C पॉइंट पर जब रीच हो गया, पहुंच गया, तब मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू, C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 0 यहाँ है, ऑरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के जिस निगेटिव वैल्यू के लिए फेरोमैटिक मटेरियल टोटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, पूर्णतः अचुंबकित हो जाता है, तो उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के उस पार्टिकुलर, उस खास मान को, खास निगेटिव वैल्यू को हम क्या कहेंगे? कोर्सिविटी इज कॉल्ड कोर्सिविटी ऑफ द दैट मटेरियल, फेरोमैटिक मटेरियल. कोर्सिविटी का मतलब हिंदी में इसको निग्राहिता कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता. तो जिस चुंबकीय तीव्रता H के जिस ऋणात्मक मान के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है, मतलब B का मान 0 हो जाता है, तो उस चुंबकीय तीव्रता के उस ऋणात्मक मान को, चुंबकीय तीव्रता H के उस नेगेटिव वैल्यू को हम उस लौह चुंबकीय पदार्थ की निग्राहिता कहेंगे, कोर्सिविटी कहेंगे. तो राइट डाउन अगेन, आई एम रिपीटिंग डिफिनीशन ऑफ कोर्सिविटी. दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, निगेटिव वैल्यू, इधर निगेटिव वैल्यू अब इंक्रीज कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का. तो देखिए B का वैल्यू भी घट रहा है BC के लॉन्ग, BC कर्व के लॉन्ग. और जब H का एक पार्टिकुलर वैल्यू हो गया, निगेटिव इंटेंसिटी H का यहाँ पार्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू होगा, उसका वैल्यू जो भी हो, खास पार्टिकुलर वैल्यू होगा, तो उसके लिए B का वैल्यू क्या हो गया? ये C पर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड C पर आ गया, मतलब C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया. तो उस निगेटिव वैल्यू H का जो दैट निगेटिव पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कोर्सिविटी ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल. तो राइट डाउन अगेन, आई एम रिपीटिंग दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, कैपिटल H, फॉर विच द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B becomes 0 is called coercivity. That is, in other words, we can say that magnetizing field H, that magnetizing field, negative value of magnetizing field H or magnetic intensity H, which demagnetized the ferromatic material completely. वह मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वह निगेटिव वैल्यू, वह पार्टिकुलर वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वह पार्टिकुलर वैल्यू या मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वह निगेटिव वैल्यू, वह पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू, वह खास जो निगेटिव वैल्यू है, जो जिसके लिए फेरोमैटिक मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी. तो दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच डीमैग्नेटाइज द फेरोमैटिक मटेरियल कंप्लीटली इज नोन एज कोर्सिविटी of the ferromatic material. And in BH curve, this BH curve, coercivity of the material is represented by OC. इसमें कोर्सिविटी को इन BH कर्व OC रिप्रेजेंट्स कोर्सिविटी. OC कोर्सिविटी है, OB रिटेंटिविटी है. जहाँ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में रह गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का वैल्यू 0 होने पर भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी, निग्राहिता उसको कहेंगे. जब H का मान 0 होने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता H का मान 0 होने पर भी उस पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व तो रह गया, बच गया, मौजूद है, माने चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, तो उस अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र को
चुंबकीय तीव्रता H का मान शून्य होने पर भी उस अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे धारणशीलता, उसको हम कहेंगे रिटेंटिविटी ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल। उस लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता हो गई, जिसको OB से रिप्रेजेंट किया गया है BH कर्व में। और निग्राहिता को, निग्राहिता मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही माने पदार्थ पूर्णतः अचुंबकित हो गया या विचुंबकित हो गया। पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज्ड हुआ था पहले, लेकिन अब डीमैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली। कब? जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, चुंबकीय तीव्रता का ऋणात्मक मान बढ़ाया गया, नेगेटिव वैल्यू बढ़ाया गया। तो एक खास ऋणात्मक मान के लिए चुंबकीय तीव्रता के जिस खास ऋणात्मक मान के लिए चुंबकीय क्षेत्र B शून्य हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ऋणात्मक मान को, उस खास ऋणात्मक मान वाले चुंबकीय तीव्रता को हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है निग्राहिता, कोर्सिविटी। तो दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच डीमैग्नेटाइज द फेरोमैटिक मटेरियल कंप्लीटली इज नोन एज कोर्सिविटी। तो ये शॉर्ट में डिफिनीशन, ये जो है इसको भी इन अदर वर्ड्स समझा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर विच डीमैग्नेटाइज द फेरोमैटिक कंप्लीटली इज कॉल्ड नोन एज कोर्सिविटी। वह चुंबकीय तीव्रता का वह जो मान है, जिसके लिए जो H का वह मान, निगेटिव मान, ऋणात्मक मान, जो लौह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैटिक मटेरियल को पूर्णतः विचुंबकित कर देता है, पूर्णतः विचुंबकित कर देता है, माने चुंबकत्व उसका समाप्त कर देता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम क्या कहते हैं, उस चुंबकीय तीव्रता के उस मान को हम क्या कहेंगे, कोर्सिविटी कहेंगे। तो कोर्सिविटी रिप्रेजेंट किया गया है BH कर्व में OC द्वारा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस और हिस्टेरिसिस लूप। नाउ वी हैव टू डिस्कस हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस जिसका हिंदी होता है शैथिल्य। शैथिल्य माने शिथिल होना, और इसका मीनिंग होता है शैथिल, हिस्टेरिसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूटना। किसका पीछे छूटना? B का पीछे छूटना। चुंबकीय क्षेत्र B का, मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के सापेक्ष पीछे छूटने का जो फेनोमेनन है, उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। उसको हिस्टेरिसिस शैथिल्य कहा जाता है। शैथिल्य माने शिथिल होना, पीछे छूटना। शैथिल्य का अर्थ होता है, हिस्टेरिसिस को हिंदी में शैथिल्य कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पीछे छूटना, लैगिंग बिहाइंड। कौन लैग करता है? मैग्नेटिक फील्ड लैग कर रहा है। देखिए B का वैल्यू लैग कर रहा है H के। देखिए H का वैल्यू यहाँ पर जब घटाए हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता H का मान जब घटाए हैं, तो घटाने पर B का वैल्यू घटता है, लेकिन AB रास्ते पर, जिस रास्ते से बढ़ा था, OA रास्ते पर, OA वक्र के लॉन्ग, OA कर्व के लॉन्ग बढ़ा था B का वैल्यू, H का वैल्यू बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू OA कर्व, जो OA वक्र है उसके अनुरेख बढ़ा था, उसके लॉन्ग बढ़ा था। लेकिन जब H का वैल्यू घटा रहे हैं, तो B का वैल्यू AO वक्र के लॉन्ग, AO जो पाथ है या AO कर्व है उसके लॉन्ग नहीं घट रहा है, बल्कि एक दूसरा रास्ता AB है, AB रास्ते से घट रहा है। और H का मान 0 कर देने पर भी मैग्नेटिक फील्ड B 0 नहीं हुआ, बल्कि स्मॉल a B पर रह गया। मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू वो भी मतलब B पर आकर के रुक गया, माने B पर आकर के रुक गया। इसका मतलब है कि उस मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को पूर्णतः 0 कर दिए, तो पर भी उस मैग्नेटिक मटेरियल में, उस चुंबकीय पदार्थ में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व तो रह गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा रह गया, जिसको कि हम रिटेंटिविटी, निग्राहिता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब H का मान 0 हो गया घटा करके मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू, तो पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 नहीं हुआ। बैक अगर हो जाता तब सेम फेज में होता, दोनों एक साथ चलता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। H का वैल्यू घटाने पर ये 0 हो गया। मैग्नेटिक H का वैल्यू तो 0 हो गया चुंबकीय तीव्रता का, लेकिन B का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू 0 नहीं हुआ, वह B ही पर रह गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड B H की अपेक्षा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की अपेक्षा पीछे छूट गया, लैग बिहाइंड हो गया। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे छूट गया, B पीछे छूट गया। चुंबकीय क्षेत्र B का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता H की अपेक्षा पीछे छूट गया। H 0 होने पर भी चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 नहीं हुआ, बल्कि B पर आकर के रुक गया। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस कहते हैं। शैथिल्य मीन्स लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। चुंबकीय तीव्रता H की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र B के पीछे छूट जाने की घटना को हम शैथिल्य कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज कॉल्ड
मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। अब C तक तो हमने देखा, जब मैग्नेटिक फील्ड के एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी के एक निगेटिव वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड B 0 हो गया, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टोटली डीमैग्नेटाइज हो गया, पूर्णतः विचुंबकित हो गया जब H का एक ऋणात्मक मान जो कि OC के इक्वल है। तो उस निगेटिव वैल्यू के लिए C के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, तो उस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब इसके आगे हम देखें, अब H का निगेटिव वैल्यू -H मतलब को और बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के निगेटिव वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड B भी इंक्रीज करता है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, इधर भी नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब C पॉइंट के बाद जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूर्णतः डीमैग्नेटाइज हो गया, पूर्णतः विचुंबकित हो गया, चुंबकीय तीव्रता H के एक ऋणात्मक मान के लिए, तो उसके बाद और अधिक ऋणात्मक मान H का मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड का और निगेटिव मान को इंक्रीज करेंगे इधर फर्दर आगे, तो क्या होगा, B का मान भी, मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की ओर। देखिए बढ़ा है, जिसको CD कर्व से हमने रिप्रेजेंट किया है इस BH कर्व में। और H का वैल्यू, H का जो निगेटिव वैल्यू है उसका एक मान मैक्सिमम वैल्यू हो गया। H का निगेटिव फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक निगेटिव वैल्यू का अधिकतम मान बढ़ाते हुए एक सीमा होगा, लिमिट होगा। अब उस पार्टिकुलर वैल्यू पर जाकर देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकुलर वैल्यू है इसका, यहाँ पर जाकर के इस पॉइंट, ये पॉइंट D आया, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है फिर सैचुरेट हो गया। जैसे कि ये पॉइंट पर सैचुरेट हुआ था H का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाने पर, अब H का पॉजिटिव वैल्यू और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू A के बाद और नहीं बढ़ेगा। उसी ढंग से निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ा करके एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, निगेटिव वैल्यू, उसके बाद और निगेटिव वैल्यू का मान बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, B का वैल्यू अब सैचुरेट हो गया, D पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो गया। अब और निगेटिव वैल्यू अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इंक्रीज करेंगे तो B का वैल्यू अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि D पर आकर सैचुरेट हो गया। जैसा कि H का पॉजिटिव वैल्यू के लिए A पॉइंट पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड, वह जो मैग्नेटिक मटेरियल था सैचुरेट हो गया था, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लिया था। उसी ढंग से यहाँ पर भी निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाने पर भी एक खास, जब पार्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू देने पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वह मैग्नेटिक मटेरियल जो है फिर सैचुरेट हो गया, पूर्णतः चुंबकित हो गया, लेकिन अब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। अब इसके बाद अब -H का वैल्यू, निगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड का निगेटिव वैल्यू को अब घटाएंगे, मतलब बैक हो रहे हैं, फिर 0 की ओर बैक हो रहे हैं। मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ाया निगेटिव वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में, अब फिर जो है राइट साइड की ओर जा रहे हैं, मतलब H का वैल्यू अब धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। जब H का वैल्यू अब डिक्रीज करेंगे निगेटिव वैल्यू, तो अब B का वैल्यू देखिए, फिर यहाँ B का वैल्यू अब घटने लगा, और घट करके जब H का वैल्यू अब 0 हो गया, निगेटिव वैल्यू अब धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब H का वैल्यू 0 हो गया, तो ऊपर भी देखिए फिर से वही स्थिति आया जैसा कि B में सिचुएशन है, वही सिचुएशन अब E पर आया। मतलब जब H का वैल्यू, निगेटिव वैल्यू को अब घटाते हुए 0 कर दिया गया, H का वैल्यू 0 कर दिया, H इक्वल टू 0, तो फिर B 0 नहीं हुआ, फिर उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में रह गया, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। पहले B पॉइंट पर था, अब जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट T है, तो यहाँ पर भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा रह गया, जो रिटेंटिविटी था, यहाँ पर भी निग्राहिता थी, फिर यहाँ पर भी वही बात हुई, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और यहाँ पर देखिए B का वैल्यू, जब ये निगेटिव वैल्यू बढ़ाए हैं ये H का, तो B का वैल्यू घटा है, और यहाँ पर भी अब निगेटिव वैल्यू को देखिए, अब यहाँ निगेटिव वैल्यू H का जो है, अब निगेटिव वैल्यू घटा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड V का वैल्यू घट रहा है। देखिए BC जो पार्ट है और D पार्ट है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। यहाँ पर भी देखिए वही स्थिति आई थी C पोजीशन पर जो है, जब B का वैल्यू घट करके निगेटिव वैल्यू बढ़ाए हैं, H का निगेटिव वैल्यू बढ़ाए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू 0 हो गया, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टोटली कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, पूर्णतः अचुंबकित हो गया, विचुंबकित हो गया या चुंबकित हो गया। और यहाँ पर भी D का वैल्यू अब -H का वैल्यू अब फिर से जो है यहाँ अब जो है निगेटिव वैल्यू को घटा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड B जो है घट रहा है, लेकिन उस रास्ते पर नहीं। और ये E पॉइंट पर जाकर के जब H का वैल्यू 0 हो गया, तो पर भी B का वैल्यू 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर जो है शैथिल्य हो गया, फिर यहाँ पर फिर हिस्टेरिसिस हो गया। मतलब H का वैल्यू 0, लेकिन B का वैल्यू 0 नहीं, बल्कि OE
मतलब यहाँ पर फिर रिटेंटिविटी है, फिर उसमें धारणशीलता रह गई, कुछ न कुछ चुंबकत्व तो बचा हुआ रह गया। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, बल्कि वही माने ई पर रह गया। अगर ये भी जो है बैक होकर के जीरो पर चला आता बी, तो हम कहते हैं कि सेम फेज में है, तब सेथिल्य नहीं होता, हिस्टेरिसिस नहीं होता। तो यहाँ फिर से हिस्टेरिसिस एक बार से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी फिर पीछे छूट गया, जबकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गया। तो इसको इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं। इस डायरेक्शन में भी पहले जो है ऊपर की बी से सी पर आने में, यहाँ पर भी बी पर भी हमने हिस्टेरिसिस को डिफाइन किया था। ए जीरो होने पर बी जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, बी पर रह गया। और यहाँ पर फिर से एक बार निगेटिव वैल्यू का मान अब घटा करके फिर जो है अब फिर जीरो जब कर दिए, तो फिर से जो है उस मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह गया, माने बी का वैल्यू, कैपिटल बी का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, बल्कि वो आकर के ई पर जा करके रुक गया। तो इसी फेनोमेनन को, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की अपेक्षा पीछे छूटता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। दैट इज द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। अब यहाँ ई के बाद जो है अब एच का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे। देखिए एक बार से एच का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, तो फिर से एच का जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, अब इधर राइट साइड में ओ के राइट, तो उस सिचुएशन में बी का वैल्यू अब घट रहा है। देखिए बी जो है अब ऊपर जा रहा है, माने घट रहा है। बी का वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में भी वैल्यू बढ़ा था, अब रिवर्स डायरेक्शन बी का वैल्यू घट रहा है। और जब एच का एक खास पॉजिटिव वैल्यू होगा, पार्टिकुलर वैल्यू एच का यहाँ पर एफ पॉइंट पर, तो उसके लिए फिर से जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो है डीमैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली, माने मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। फिर यहाँ के लिए ओ एफ के लिए एच का एक खास पॉजिटिव वैल्यू के लिए फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है, फिर से मैग्नेटिक मटेरियल का डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, पूर्णतः विचुंबकित हो गया, चुंबकत्व तो उसका समाप्त हो गया। फिर कब, जब एच का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाए हैं एक खास मान के लिए, तो एफ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने जैसे कोर्सिविटी वाली सिचुएशन था उसी ढंग से ओ एफ हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और फिर अब एच का मान अब फर्दर बढ़ाएंगे, तो फिर बी का मान, मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ रहा है, और फिर अंत में जाकर के एच का एक खास पार्टिकुलर वैल्यू के लिए फिर से जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फिर से उतना ही चुंबकत्व ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, जितना चुंबकत्व पहले जितना मैग्नेटिज्म पहले गेन किया था, उतना ही मैग्नेटिज्म अब एच का पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए फिर से गेन करेगा, और फिर से ओरिजिनल स्टेट में चलाया। फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओरिजिनल स्टेट में चलाया, मतलब उतना ही मैग्नेटिज्म प्राप्त कर लिया जितना कि पहले था शुरू में, माने ए पर बैक हो गया। तो इस प्रकार एक बी एच माने मैग्नेटिक फील्ड बी का एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू को चेंज करने पर, वेरिएशन के साथ वेरी करने पर, एच का वैल्यू चेंज करने पर बी के वैल्यू में जो चेंज आता है, तो उस चेंज को, और वह चेंज जो है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन द्वारा ऑब्टेन होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से कारण, मैग्नेटाइजेशन के कारण जो एक क्लोज लूप ऑब्टेन होता है, ए बी सी डी ई एफ ए, दिस दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बी का चुंबकीय तीव्रता एच के मान में परिवर्तन होने से जो बंद लूप प्राप्त होता है, ए बी सी डी ई एफ ए, उसे हम क्या कहते हैं, सेथिल्य लूप कहा जाता है। तो यहाँ फिगर में सेथिल्य लूप कौन है, ए बी सी डी ई एफ ए। तो इस प्रकार चारों चीज़ डिफाइन हो गया, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, हिस्टेरिसिस एंड हिस्टेरिसिस लूप, जो कि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के रूप में पूछता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है 1 मार्क्स का। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। तो नाउ राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ हिस्टेरिसिस, जिसको मैंने मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, अब इसको आप लोग लिख भी लें। तो हिस्टेरिसिस मीन्स क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड। किसका लैगिंग बिहाइंड, मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की अपेक्षा। तो लिखें द फेनोमेनन घटना, फेनोमेनन मीन्स फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड, फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड। कौन पीछे छूटता है, बी, मैग्नेटिक फील्ड बी कैपिटल बी रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच
कैपिटल एच का भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन एच का वैल्यू 0 हो जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी 0 नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए बी पर आकर रुक गया, और यहाँ जो है तो उल्टा डायरेक्शन में, जब ये बी एच लूप उल्टा डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जाकर के एच का वैल्यू निगेटिव वैल्यू को 0 किए, तो फिर से जो है मैग्नेटिक फील्ड बी 0 नहीं होकर के कहाँ आकर रुक गया, आकर ई रह गया। मतलब उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह गया, इसलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 करने पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है। रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच is called hysteresis, और हिस्टेरिसिस केवल परफॉर्म करता है फेरोमैटिक मटेरियल ही। डाईमैटिक मटेरियल और पैरामैटिक मटेरियल हिस्टेरिसिस रिप्रेजेंट एग्जिबिट नहीं करता है, जिसको हमने डाईमैटिक, फेरोमैटिक एंड पैरामैटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, उसमें बतलाया था। तो हिस्टेरिसिस केवल ओनली फेरोमैटिक मटेरियल्स एग्जिबिट प्रदर्शित करता है। कौन सी? हिस्टेरिसिस। ओनली फेरोमैटिक मटेरियल्स एग्जिबिट हिस्टेरिसिस। केवल लौह चुंबकीय पदार्थ ही शैथिल्य हिस्टेरिसिस प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैटिक मटेरियल और डाईमैटिक मटेरियल मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हिस्टेरिसिस शैथिल्य की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया, फाइनल डिफिनीशन। हिस्टेरिसिस द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी रिलेटिव टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। तो व्हाट इज हिस्टेरिसिस? एग्जाम में आए तो केवल एक लाइन ये डिफिनीशन आप लिखेंगे डायग्राम बना करके। एंड नाउ हिस्टेरिसिस लूप। ये बी एच कर्व जो है कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन और ड्यू टू बी एच कर्व ऑब्टेन जो कंप्लीट ए क्लोज लूप ए बी सी डी। देखिए द क्लोज लूप कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए obtained due to the magnetization and demagnetization of ferromatic material due to variation of H, variation of B relative to H is called hysteresis loop. The closed loop A, B, C, D, E, F, A obtained due to magnetization and demagnetization of a ferromagnetic material is called hysteresis loop or BH curve is called हिस्टेरिसिस लूप और BH कर्व। BH कर्व क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड B का वेरिएशन को मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के रेस्पेक्ट में सापेक्ष मैग्नेटिक फील्ड B के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके कारण जो है एक कंप्लीट साइकिल में एक क्लोज पाथ ऑब्टेन होता है, एंड दैट क्लोज पाथ इज कॉल्ड क्लोज लूप इज कॉल्ड ABCDEFA इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप और BH कर्व। BH कर्व क्या है? वेरिएशन। BH कर्व क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के रेस्पेक्ट में चेंज होने से B में जो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड B के में चेंज को रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व है, क्लोज लूप है, उसको हम हिस्टेरिसिस लूप कहेंगे और BH कर्व कहेंगे। तो BH कर्व रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप और BH कर्व, B-H कर्व। तो ये हिस्टेरिसिस लूप हो गया जो कि हमें ऑब्टेन हुआ। कैसे ऑब्टेन हुआ? ड्यू टू वेरिएशन ऑफ B विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो उसके कारण जो क्लोज लूप ऑब्टेन हुआ ABCDEFA
और वह किसके कारण है, किसका रिजल्ट है? रिजल्ट है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, ए तक गया, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का रिजल्ट है एक क्लोज लूप, जिसको हम BH लूप, BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो इस प्रकार ये चारों टॉपिक, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, हिस्टेरिसिस एंड हिस्टेरिसिस लूप, ये एक साथ भी पूछा गया है 12 एग्जामिनेशंस में, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। और तो ये समाप्त हुआ। अब इसमें एक पार्ट और है, इसमें एक चीज़ टॉपिक और है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मेंशन डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, और पूछ देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए जो मटेरियल होगा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, या परमानेंट मैग्नेट है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किस चीज़ का यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। स्टील का यूज किया जाता है, इसको इस्पात हिंदी में, स्टील। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने में सॉफ्ट आयरन, नरम लोहे का यूज किया जाता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने में स्टील का यूज किया जाता है, हिंदी में उसको इस्पात भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका कोर का मटेरियल कौन सा होना चाहिए, किस पदार्थ का होना चाहिए, तो होगा किस मटेरियल का होना चाहिए, तो आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए, कोर चाहिए, किस पदार्थ का यूज किया जाता है, किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है, किस मटेरियल का, तो वह है स्टील। तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, अक्सर पूछा जाता है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विद्युत चुंबक। An electromagnet is a current carrying solenoid having a soft iron core. कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, कोई धारावाही प्रणाली का है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो उसमें कोर अगर यूज किया जाए सॉफ्ट आयरन का मटेरियल का, नरम लोहे का सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर कॉपर का तार, कॉपर का इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया जाए, कॉपर के भी संवाहित तार को सॉफ्ट आयरन कोर, नरम लोहे के कोर पर लपेट दिया जाए, तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कंस्ट्रक्ट हो जाता है। और इसमें एक बैटरी होगा जिससे करंट भेजेंगे, ये बैटरी होगा, की होगा, ये बैटरी है करंट सप्लाई के लिए। और जब तक इस सोलेनॉइड में करंट, जब सोलेनॉइड से होकर करंट फ्लो करेगा, करंट आई फ्लो करेगा, तो उसके कारण जो है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। जानते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड से होकर करंट फ्लो करता है, तो उसके अंदर उसके एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसका डायरेक्शन उसके एक्सिस के लॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है सोलेनॉइड के अंदर, जिसका डायरेक्शन उसके एक्सिस के लॉन्ग होता है सोलेनॉइड के। तो उसके कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसका सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। तो जब तक धारा करंट फ्लो करते रहेगा बैटरी के हेल्प से, डीसी बैटरी है बी, ये कुंजी है, की है, तो की में प्लग लगाएंगे तो सर्किट पूरा होगा, या प्रेस की होगा तो उसको दबाएंगे तो सर्किट पूरा होगा, करंट सर्किट से होकर फ्लो करेगा। तो जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो करेगा तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगा, या थी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, जिसके कारण सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज होने से वो उसमें दूसरे अदर्स मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाएगा। मतलब यह चुंबक जैसा काम करने लगेगा, यह जो सिस्टम है यह चुंबक जैसा काम करने लगेगा, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक धारावाही प्रणालिका होती है तांबे के तार के अनेक लपेटों की, उसको नरम लोहे के कोर पर लपेट दिया जाता है तांबे के तार को, और इस प्रकार उससे होकर करंट फ्लो कराया जाता है। तो यह व्यवस्था, यह एक चुंबक के समान बिहेव करने लगता है। इसमें भी मैग्नेटिज्म में एक्वायर कर लेता है करंट फ्लो करने के कारण, और वह दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का जो है, सॉफ्ट आयरन कोर की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि रिटेंटिविटी कम होती है। तो परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज़्यादा, परमिएबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, व्हाट इज परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता क्या है, कंडक्शन पावर ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल, कंडक्शन पावर ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो ये परमिएबिलिटी क्या है, चुंबकशीलता, वह किसी चुंबकीय पदार्थ का
चालन शक्ति है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चालन शक्ति है, कितना जो चुंबकीय पदार्थ जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से पार कराएगा उसकी चुंबकनशीलता परमेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में सॉफ्ट आयरन का कोर का यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया जाता है। तो ये सुटेबल मटेरियल है टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन। तो ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछता है ये डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन, 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि विच मटेरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। द आंसर इज 4, मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है, अक्सर मल्टीपल चॉइस में होता है। तो जो सही जो करेक्ट जो चॉइस है आंसर का वो सॉफ्ट आयरन होगा। तो इस प्रकार सॉफ्ट आयरन में कौन सा प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है और रिटेंटिविटी कम होती है, लो रिटेंटिविटी, धारणशीलता कम होती है, लेकिन परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज़्यादा पार कराएगा, बहुत ज़्यादा ये पार करा, सबसे अधिक सॉफ्ट आयरन कोर स्टील से भी ज़्यादा। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में, जबकि स्टील का यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में, जिसमें मैग्नेटिज्म परसिस्ट करता है लॉन्ग टाइम तक, तो उसको परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जो इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन एक सुटेबल मटेरियल है इलेक्ट्रोमैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसका कारण यह है कि उसकी परमिएबिलिटी जो है सॉफ्ट आयरन का बहुत ज़्यादा, चुंबकनशीलता का मान बहुत अधिक होता है और धारणशीलता का मान लो होता है, रिटेंटिविटी लो होती है, परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है। इसलिए सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज ए सुटेबल मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यही कारण है कि नरम लोहे का सॉफ्ट आयरन का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में, क्योंकि इसकी चुंबकनशीलता उच्च और धारणशीलता कम होती है। इट हैविंग हाई सॉफ्ट आयरन हैविंग हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, सो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज ए सुटेबल मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हो गया। अब इसमें सवाल उठता है कि कितना देर तक चुंबकत्व रहेगा, मैग्नेटिज्म कितने देर तक रहेगा, उसमें दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अटैक करने का गुण कब तक रहेगा। उत्तर यही है, उसका आंसर यही है कि जब तक करंट फ्लो करते रहेगा तब तक जो है मैग्नेटिज्म रहेगा उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जब तक उसे करंट सोलेनॉइड से होकर करंट फ्लो करता रहेगा, परिनालिका से होकर करंट फ्लो करता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, तब तक चुंबकत्व रहेगा। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर दिए तो उसका मैग्नेटिज्म जो है समाप्त हो जाएगा उसी समय तत्काल। तो जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो उसको आप लिख सकते हैं, व्हेन करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, its core gets magnetized. On the other hand, its magnetism disappears if the current in the solenoid is switched off. That is, as long as the current flows in the solenoid, the electromagnet behaves, its core is magnetized and it behaves as a magnet. And on the other hand, when the current is switched off, current in the solenoid is switched off, current को बंद कर दिया गया, तो its the magnetism of सॉफ्ट आयरन कोर और द मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिसअपियर्स, गायब हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो उसमें चुंबकत्व उसका समाप्त हो जाएगा, मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। और इसका यूज भी है, काफ़ी यूज है, इलेक्ट्रिक वेल्स में यूज है, विद्युत घंटियों में है, क्रेन्स में है, बड़ा बड़ा पीस आयरन पीस को लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इन लाउड स्पीकर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, डायनमो में यूज होता है, डायनमो में भी यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, इन ट्रांसफार्मर्स, इन डायनमोज। तो मेडिकल यूज भी इसका है, हॉस्पिटल्स में अगर ह्यूमन आई के अंदर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन वगैरह का डस्ट चला जाए तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से बाहर निकाला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अटैक कर लेगा आँख के समीप, आई के समीप ले जाने पर, तो इसका मेडिकल यूज भी है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेलीफोन रिसीवर सेट में इसका यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें डिमेरिट यही है कि इसमें मैग्नेटिज्म तभी तक रहता है जब तक कि करंट सोलेनॉइड से फ्लो करता है। जैसे ही करंट स्विच ऑफ करिएगा इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म जो है लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है, इवन व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। नाउ इन लास्ट परमानेंट मैग्नेट्स, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या है? व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स? द मटेरियल्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स।
वैसे मटेरियल, वैसे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व बहुत लंबे समय तक मौजूद रहता है, तो उसको अस्थायी चुंबक कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में अगर सॉफ्ट आयरन के बदले स्टील का कोर अगर यूज किया जाए तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसमें मैग्नेटिज्म लंबे समय तक रहेगा, इवन व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑफ। जब किसी विद्युत चुंबक के कोर के पदार्थ मटेरियल में नरम लोहा जो सॉफ्ट आयरन है उसके बदले में स्टील का कोर यूज किया जाए तो सोलेनॉइड से होकर, परिनालिका से होकर करंट को बंद कर देने, विद्युत धारा को बंद कर देने के बाद भी, इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देने, स्विच ऑफ कर देने के बाद भी उसमें, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म कुछ समय तक उसमें मौजूद रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर उसका कोर रिप्लेस कर दिया जाए सॉफ्ट आयरन के बदले में स्टील के कोर से। तो दोज मटेरियल्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर, इसलिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमने बतलाया था फेरोमैग्नेटिज्म में कि टेम्परेचर बढ़ने पर फेरोमैटिक मटेरियल जो है पारामैटिक के जैसा व्यवहार करने, उसका मैग्नेटिज्म घटता है और वो पारामैटिक जैसा व्यवहार करता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो हमने बतलाया था फेरोमैग्नेटिज्म में। तो टेम्परेचर बढ़ने पर मैग्नेटिज्म, जो फेरोमैटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म है वह जो है मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व का जो गुण है फेरोमैटिक मटेरियल का वो कम होता है, डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कोई मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिज्म जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर डिसअपीयर हो जाएगा। मैग्नेटिज्म जो है अधिक हाई टेम्परेचर पर किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वह कंप्लीटली जो है डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसलिए रूम टेम्परेचर इसमें लिखा गया है, इसमें मैंने यूज किया है। द मटेरियल्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है अगर उसमें सॉफ्ट आयरन का कोर के बदले में स्टील का कोर यूज कर दिया जाए तब। तो कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विच मटेरियल इज यूज टू इज सुटेबल टू कंस्ट्रक्ट परमानेंट मैग्नेट्स। That material is a steel, and beside the steel some alloys are also used to construct, also used to make permanent magnets, which are alnico, ticonal जो alloy है टीन, कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम का, alnico, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। तो these are the some alloys, alnico है, alni है इसके अलावा। तो these are the alloys nowadays, now in present age, these alloys are used, ticonal, alnico, alni, etc. are used to make permanent magnets in place of a steel. But steel is the most suitable material used to construct permanent magnet because it having high permeability, high retentivity and high coercivity. कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि 1 मार्क्स में भी और आइदर 2 मार्क्स में भी कि कौन जो मटेरियल्स यूज होगा, द मटेरियल्स यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स हैविंग शुड हैव प्रॉपर्टीज हाई परमेबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, विच प्रॉपर्टीज which material is used to make a permanent magnet। तो जो मटेरियल होगा, जो प्रॉपर्टीज होगा उस मटेरियल का, जैसे कि स्टील है, तो कौन सा प्रॉपर्टी जो होगा जो कि सुटेबल होगा टू कंस्ट्रक्ट, कौन सा प्रॉपर्टी को जो ये सुटेबल होगा जिससे कि कोई किसी मटेरियल द्वारा परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो दो प्रॉपर्टी यार, उस मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो विच प्रॉपर्टीज दैट मटेरियल शुड हैव, विच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई परमेबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज हाई रिटेंटिविटी एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज हाई कोर्सिविटी। तो स्टील फुलफिल ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज, सो स्टील इज ए सुटेबल मटेरियल यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। तीनों चीज़ है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा है,
हालांकि सॉफ्ट आयरन की परमिबिलिटी स्टील से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी स्टील की भी परमिबिलिटी हाई होती है। सॉफ्ट आयरन से परमिबिलिटी कम होती है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये पार कराएगा, ये भी अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार करा सकता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन से कम होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी हाई परमिबिलिटी होती है। और हाई रिटेंटिविटी भी होती है, धारणशीलता भी अधिक होती है। और वहाँ जो है नर्म लोहे का रिटेंटिविटी कम होता है, इसलिए जैसे ही आप धारणशीलता कम होती है सॉफ्ट आयरन का, इसलिए जैसे ही करंट स्विच ऑफ सोलेनॉइड से होकर जैसे ही करंट स्विच ऑफ करते हैं तो उसका मेंटेनेंस समाप्त हो जाता है। लेकिन स्टील में ये रिटेंटिविटी भी हाई होती है। तो अगर स्टील का कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज हुआ है और वह परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें करंट अगर उसके सोलेनॉइड में स्टील का कोर यूज जो किया गया है उस सोलेनॉइड में अगर करंट को स्विच ऑफ भी कर देंगे तो हाई रिटेंटिविटी है उसकी स्टील का, तो लंबे समय तक उसमें धारणशीलता बनी रहेगी, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें बचा रहेगा इवन व्हेन करंट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम्स जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय तीव्रता को अचानक अगर जीरो भी कर देते हैं घटा करके, जैसा कि हमने हिस्टेरिसिस में देखा था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में भी स्टील में धारणशीलता बनी रहेगी, उसमें चुंबकत्व जो है बना रहेगा, हाई रिटेंटिविटी होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जीरो नहीं होगा। तो रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए उस मटेरियल का जो जिससे कि परमानेंट मैग्नेट यूज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। परमिबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा क्रॉस कराना चाहिए उस मटेरियल को जो स्टील कराता है। सॉफ्ट आयरन भी कराता है, सॉफ्ट आयरन सबसे ज़्यादा कराता है, लेकिन स्टील भी कराता है उसके बाद। तो रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ भी कर दिया गया या करंट स्विच ऑफ भी कर दिया गया, हटा भी दिया गया, तो ऊपर भी उसमें मैग्नेटिज्म का गुण बना रहेगा, जिसको रिटेंटिविटी कहा जाता है, धारणशीलता। तो हाई परमिबिलिटी होनी चाहिए स्टील। कहने का मतलब है परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होगा तो उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो हाई परमिबिलिटी, उच्च चुंबकनशीलता होनी चाहिए, और दूसरा हाई रिटेंटिविटी, धारणशीलता भी उच्च होनी चाहिए, और तीसरा हाई कोर्सिविटी भी होनी चाहिए, निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए। क्यों अधिक होनी चाहिए? जिससे कि अधिक निगेटिव फील्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी करना है, कोर्सिविटी में क्या होता है, ए पार्टिकुलर कोर्सिविटी इज द दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर विच द मटेरियल इज कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वह निगेटिव वैल्यू है, खास निगेटिव वैल्यू है, जिस पर कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। मतलब वह जो पदार्थ है चुंबकत्व अपना खो देता है, लूज कर देता है। तो उस निगेटिव इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का उस निगेटिव मान को हम क्या करते हैं, उसको कोर्सिविटी कहा जाता है। तो कोर्सिविटी हाई होने का मतलब है कि ज़्यादा निगेटिव फील्ड इंटेंसिटी, ज़्यादा वैल्यू यूज करना पड़ेगा, तब जा करके उसका मैग्नेटाइज में जो है जीरो होगा, तब वह डीमैग्नेटाइज होगा। तो स्टील में जब परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा तो उसको डीमैग्नेटाइज तो जल्दी होना नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू चाहिए कोर्सिविटी का, तब जा करके वो होगा। इसलिए प्रॉपर्टी भी होना चाहिए कि हाई उतना अगर निगेटिव वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फील्ड का अप्लाई करेंगे तब जा करके उसका मैग्नेटिज्म समाप्त होगा, जो कि जल्दी होगा नहीं। तो इसलिए अस्थायी मैग्नेटिज्म लंबे समय तक बना रहना है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जल्दी जीरो होगा नहीं, वह डीमैग्नेटाइज जल्दी होगा नहीं, तो उसकी कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर ए मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट, एंड दैट प्रॉपर्टीज आर हाई परमिबिलिटी, उच्च चुंबकनशीलता, नंबर 2 हाई रिटेंटिविटी, उच्च धारणशीलता, एंड थर्ड हाई कोर्सिविटी, उच्च निग्राहिता, हाई कोर्सिविटी हिंदी में उच्च निग्राहिता। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, स्टील में वो गुण मौजूद है। इसके अलावा कुछ एलॉय हैं, जैसे टिकोनल है, टिन, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम से बना हुआ, तो उसका भी यूज आजकल होता है प्रेजेंट डेज में। एल्निको है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ये सब का एलॉय है टिकोनल, एल्निको। टिकोनल है टिन, कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम का, तो उसका भी यूज होता है प्रेजेंट टाइम में परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में। और इसमें इन सभी एलॉयज में भी टिकोनल है, एल्निको है, एल्नी है, तो इन सभी में की भी परमिबिलिटी हाई होती है, रिटेंटिविटी हाई होती है और कोर्सिविटी हाई होती है। तो इस प्रकार अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है, और परमानेंट मैग्नेट में चूँकि चुंबकत्व जो है लंबे समय तक बना रह सकता है। और इसी के साथ ये परमानेंट मैग्नेट और ये पार्ट समाप्त हुआ, जिसमें लास्ट टॉपिक परमानेंट मैग्नेट था। और अब एक अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक पार्ट और होगा, लास्ट पार्ट, उसके बाद एक पार्ट प्रॉब्लम, एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है उसका। तो अगले पार्ट में अर्थ
अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है, डिक्लिनेशन है, डीप है, दैट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, उस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।